नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। यह बहुत ही पुराने समय की बात है। एक नगर से कुछ दूरी पर स्थित एक शांत, सुरम्य और घने पेड़ों से घिरी बस्ती में 3 रहस्यमयी व्यक्ति रहा करते थे। पहली नजर में वे बिल्कुल आम इंसानों जैसे प्रतीत होते। सादा कपड़े, विनम्र स्वभाव और सभ्य चाल ढाल। उनके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती और वे हर किसी से अत्यंत मधुरता और आदर के साथ बात करते। कोई भी यह सोच भी नहीं सकता था कि इनके चेहरे के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है। गांव के लोग उन्हें अत्यंत शरीफ और सज्जन व्यक्ति मानते थे। गांव के बुजुर्ग उन्हें सलाह मशविरा लेने बुलाते, बच्चे उन्हें देखकर मुस्कुराते और महिलाएं उन्हें पूरा सम्मान देती थीं। यहां तक कि उनके अपने परिवार वालों को भी उनकी असली पहचान की भनक तक नहीं थी। परंतु सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत थी। असल में वे तीनों साधारण इंसान नहीं, बल्कि शातिर और चालाक डाकू थे। दिन भर वे गांव में आम लोगों की तरह काम करते, खेतों में मजदूरी या कभी कभी किसी के घर छोटा मोटा काम करके गुजारा दिखाते। लेकिन जब रात का अंधेरा पूरे गांव को अपनी चादर में ढक लेता और लोग गहरी नींद में होते, तब ये तीनों अपने असली रूप में आ जाते। वे चोरी की योजना पहले से बनाकर रखते और फिर दूर दराज के गांवों और इलाकों में चोरी करने निकल पड़ते। उनकी चालाकी इतनी थी कि वे कभी किसी को कोई सुराग नहीं छोड़ते थे। हर बार की तरह वे सुबह होने से पहले ही अपनी बस्ती में लौट आते, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गांव में कोई कुछ पूछता तो वे मुस्कुराकर टाल देते। इन तीनों की दोस्ती बहुत ही मजबूत थी। उनके बीच एक ऐसा अटूट रिश्ता था जो सिर्फ विश्वास और साथ निभाने की भावना पर टिका था। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अगर कभी किसी पर कोई शक होता या खतरे का एहसास होता तो तीनों मिलकर उसका सामना करते। उनके लिए दोस्ती सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण भावना थी। उन तीनों में से एक का नाम हीरा था, जो शांत स्वभाव और गहरी सोच वाला था। दूसरा था रोशन, जो तेज दिमाग और चालाक योजनाएं बनाने में माहिर था। तीसरा था शेरा, जो निडर और ताकतवर था, लेकिन दिल से बेहद संवेदनशील। हीरा और रोशन के अपने अपने परिवार थे, पत्नी, बच्चे और एक सामान्य गृहस्थ जीवन की छाया। लेकिन शेरा बिल्कुल अकेला था। न तो उसके माता पिता थे, न भाई बहन और न ही कोई रिश्तेदार। वह दुनिया में अकेला था, लेकिन उसने अपने अकेलेपन को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। शायद इसी वजह से वह अपने दोस्तों को ही अपना परिवार मानता था और उन्हें कभी भी दुखी नहीं देख सकता था। शेरा की आंखों में अक्सर एक खालीपन झलकता, लेकिन वह उसे अपनी मुस्कान के पीछे छुपा लेता। उसके लिए हीरा और रोशन ही सब कुछ थे, उसका सहारा, उसका विश्वास और उसका अपना छोटा सा संसार। और यही थी उन तीनों की सच्चाई। साधारण दिखने वाले लोग, परंतु रात के अंधेरे में निकलने वाले चालाक और घातक डाकू। शेरा अपने दोनों दोस्तों हीरा और रोशन को ही अपना सच्चा परिवार मानता था। उसके जीवन में खून के रिश्ते भले ही नहीं थे, लेकिन मित्रता का ऐसा गहरा नाता था जो हर दुख सुख में उसका संबल बनकर खड़ा रहता था। एक दिन की बात है, जब तीनों मित्रों ने मिलकर एक बड़ी योजना बनाई। उन्हें हाल ही में कहीं से यह खबर मिली थी कि उनके गांव से लगभग 5 कोस दूर एक समृद्ध नगर है, बादलपुर। यह नगर व्यापार और धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि वहां के लोग अत्यंत अमीर हैं, जिनके घरों में सोना, चांदी और बेशुमार कीमती वस्तुएं भरी पड़ी हैं। इस जानकारी ने तीनों के मन में लालच की आग जला दी। हीरा ने धीरे से कहा, अगर हम बादलपुर में एक बड़ी डकैती डाल सकें तो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। फिर हमें रोज रोज छोटी मोटी चोरियों में खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोशन ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, एक ही रात में हमारी किस्मत पलट सकती है, लेकिन इसकी योजना हमें बहुत सोच समझकर बनानी होगी। तीनों ने रात भर बैठकर पूरी योजना बनाई। उन्होंने हर पहलू पर विचार किया, कब जाना है, कैसे जाना है, किस इलाके में वारदात करनी है और कैसे सुरक्षित लौटना है। सब कुछ तय हो गया। अगले दिन सुबह सवेरे
हीरा और रोशन ने अपने अपने घरों में यह कहकर विदा ली कि वे किसी जरूरी काम के सिलसिले में दूसरे नगर जा रहे हैं और कुछ दिन लग सकते हैं लौटने में। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। इधर शेरा तो पहले से ही अकेला था, इसलिए उसे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। फिर तीनों मित्र अपने लंबे और जोखिम भरे सफर पर निकल पड़े। बादलपुर तक का रास्ता आसान नहीं था। पहाड़ियों, जंगलों और कंटीली पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता था। दिन भर की कड़ी धूप और पैरों की थकान ने उन्हें निढाल कर दिया, परंतु उनके भीतर छुपा लालच और उम्मीद उन्हें थकने नहीं दे रही थी। आंखों में सपने थे, धन से भरी हुई जिंदगी के, एक नई शुरुआत के। कई घंटे पैदल चलने के बाद जब वे बादलपुर पहुंचे तो उनके चेहरों पर थकान का नामो निशान नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में चमक थी और चेहरों पर वही मासूमियत जिसने पहले भी सबको धोखा दिया था। वे तीनों इतने सहज और शरीफ दिखते थे कि नगर के लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। पूरा दिन उन्होंने नगर का भ्रमण किया, गलियों का नक्शा समझा, अमीरों के घरों का अंदाजा लगाया और सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। शाम होते होते वे एक पुराने से लेकिन साफ सुथरे सराय में पहुंचे। सराय के मालिक से बातचीत की और यह बताया कि वे तीनों व्यापारी हैं और किसी खास व्यापारिक सौदे के लिए नगर आए हैं। सराय के मालिक को उन पर तुरंत विश्वास हो गया। उनके सादे पहनावे, सरल भाषा और सौम्य स्वभाव ने किसी भी तरह का शक पैदा होने ही नहीं दिया। उसने उन्हें एक साफ कमरा दे दिया और रात का भोजन भी परोसा। तीनों ने खाना खाया, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही विचार लगातार घूम रहा था, आज रात का डाका। खाना खाकर वे अपने कमरे में लौटे। दरवाजा अंदर से बंद किया गया और फिर धीमी आवाज में एक गोपनीय बातचीत शुरू हुई। रोशन, जो हमेशा योजना बनाने में सबसे आगे रहता था, फुसफुसाते हुए बोला, दोस्तों, आज की रात हमारे जीवन की सबसे अहम रात साबित हो सकती है। हमें आधी रात के बाद ही निकलना होगा, जब पूरा नगर गहरी नींद में सोया होगा। अगर तुम में से किसी को थकावट महसूस हो रही है तो कुछ घंटे आराम कर लो। मैं तो नहीं सोने वाला, लेकिन अगर तुम में से कोई सो जाएगा तो मैं उसे जगा दूंगा, ताकि वारदात के वक्त हम पूरी तरह सतर्क रहें। हीरा मुस्कुराया और बोला, भाई, मेरे अंदर तो जैसे कोई नई ऊर्जा आ गई है। थकावट का तो नामो निशान नहीं है। मैं तो बस आज रात की सफलता की कल्पना कर रहा हूं। शेरा, जो शांत और गंभीर था, धीरे से बोला, ठीक है दोस्तों, मैं कुछ देर के लिए आंखें मूंद लेता हूं, लेकिन ध्यान रखना, समय होते ही मुझे जगा देना। इतना कहकर वह लेट गया और हीरा और रोशन चुपचाप रात की दस्तक का इंतजार करने लगे। शेरा थोड़ी देर के लिए सुस्ताने को लेट गया, जबकि हीरा और रोशन पूरे होशो हवास में सतर्क बैठे रहे। बाहर रात अपने चरम पर थी। हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की शाखाएं भी जैसे थमी हुई थीं और दूर कहीं कुत्ते की भौंकती आवाज रात की नीरवता को और गहरा बना रही थी। वक्त जैसे धीरे धीरे रेंगता चला जा रहा था। जब रात आधी से ज्यादा बीत चुकी और वातावरण में एक डरावनी सी शांति छा गई, तब हीरा ने धीरे से रोशन की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया। दोनों ने बहुत हल्के से शेरा को जगाया। शेरा झपकी से उठा तो उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, मानो आज की रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खेल होने वाला हो। तीनों ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बिल्कुल दबे पांव सराय से बाहर निकल गए। बाहर की हवाओं में एक अलग सा रोमांच था और उनके मन में बस एक ही भावना थी, लालच। वे बिना आवाज किए गलियों में आगे बढ़ते गए, ठीक उसी योजना के अनुसार जो उन्होंने पहले तैयार की थी। बादलपुर के जिस घर को उन्होंने दिन में दूर से देखा था, वही उनका निशाना बना। वह घर देखने में पुराना जरूर था, पर उसकी बनावट और रखरखाव से साफ झलकता था कि वह किसी बहुत अमीर आदमी का है। तीनों ने घर के चारों ओर चक्कर लगाया और हर तरफ से अच्छी तरह मुआयना किया। फिर एक कोने में खड़े होकर कान लगाकर सुनने लगे कि घर में कितनी हलचल है, कितने लोग हैं और क्या कोई जाग रहा है। कुछ देर की जांच के बाद उन्हें यकीन हो गया कि घर में ज्यादा लोग नहीं हैं
और यह डाका डालने का सबसे सही वक्त है। उन्होंने बड़ी सावधानी से दरवाजा खोला और दबे पांव भीतर घुस गए। पूरे घर में घना अंधेरा था, लेकिन उनकी आंखें अब रात में भी देखने की आदत डाल चुकी थीं। घर के हर कोने में चुप्पी थी, लेकिन फिर भी वे एक एक कदम बहुत सावधानी से रख रहे थे। अंदर आते ही उन्होंने एक एक कर कमरों की तलाशी लेनी शुरू की। पहले कमरे में उन्हें कुछ खास नहीं मिला, पर दूसरे कमरे में एक वृद्धा गहरी नींद में सोई हुई मिली। वह इतनी उम्र दराज और बेखबर थी कि उसे शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके घर में 3 अजनबी घुस आए हैं। तीनों ने बिना कोई शोर किए बाकी कमरों की तलाशी जारी रखी और आखिरकार एक ऐसे कमरे तक पहुंचे जहां एक पुराना भारी भरकम संदूक रखा हुआ था। संदूक की बनावट और उस पर लगे पीतल के काम को देखकर ही अंदाजा लग रहा था कि उसमें कुछ कीमती जरूर रखा होगा। हीरा की आंखों में चमक आ गई। रोशन ने धीरे से मुस्कुराकर सिर हिलाया और शेरा ने आगे बढ़कर उस संदूक को खोलने की कोशिश की। संदूक खुलते ही उनकी आंखें चौंक उठीं। उसके अंदर सोने के सिक्कों से भरी हुई एक भारी थैली थी और साथ ही कुछ और कीमती गहने और पुराने नगीनों से जड़े आभूषण भी रखे थे। तीनों कुछ पलों के लिए तो उस खजाने को देखते ही रह गए, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा हो कि ये सब असल में उनके सामने है। उनके चेहरों पर लालच, संतुष्टि और विजय की मुस्कान साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी मेहनत सफल हो गई हो। लेकिन वे इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि भाग्य उनके लिए आगे क्या मोड़ लेकर आने वाला है। फिलहाल तो वे अपनी योजना के मुताबिक चोरी के माल को समेटने में जुटे थे। उन्होंने बिना देरी किए सब कुछ इकट्ठा किया और बहुत ही सावधानी से घर से बाहर निकल आए। पूरी वारदात इतनी सफाई से अंजाम दी गई कि न तो किसी को भनक लगी और न ही किसी ने कोई आवाज सुनी। वे तीनों अपने साथ लाए हुए घोड़ों के पास पहुंचे और चोरी का सारा माल उनमें लाद कर चुपचाप नगर से बाहर निकल गए। हवाएं तेज हो चुकी थीं, पर वे बिना रुके अपने गांव की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। उनकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपनों की चमक थी। लेकिन जैसे जैसे वे अपने गांव के करीब पहुंचे, एक नई चिंता ने उनके मन में जगह बना ली। उनके पास चोरी का माल बहुत अधिक था, इतना अधिक कि अगर वे इसे लेकर सीधे गांव में दाखिल हो जाते तो हर किसी को शक हो जाता। गांव वाले यही पूछते कि एक ही रात में उनके पास इतनी दौलत कहां से आ गई। इससे उनकी पोल खुल सकती थी। इसी चिंता को लेकर रोशन ने गंभीरता से कहा, दोस्तों, अगर हम ऐसे ही गांव जाएंगे तो हर कोई सवाल करेगा। हमें यह माल कहीं छुपाना होगा। फिर कुछ सोचकर वह बोला, क्यों ना हम उस खंडहर का रुख करें जो हमारी बस्ती से थोड़ी दूरी पर है। वह जगह सुनसान भी है और कोई वहां आता जाता भी नहीं। अगर हम वहां यह माल छुपा दें तो बाद में धीरे धीरे उसे निकाल सकते हैं बिना किसी को शक हुए। हीरा और शेरा ने उसकी बात से सहमति जताई, क्योंकि फिलहाल यही सबसे समझदारी भरा रास्ता था। बाकी दोनों दोस्तों रोशन और हीरा को भी रोशन की बात बेहद समझदारी भरी लगी। तीनों ने एकमत होकर फैसला कर लिया कि चोरी का माल सीधे घर न ले जाकर उसे कहीं सुरक्षित छुपाना ही बेहतर होगा। उन्होंने रात के अंधेरे में बस्ती के बाहर स्थित उस पुराने सुनसान खंडहर की ओर रुख किया जो कई वर्षों से वीरान पड़ा था और जहां शायद ही कोई आता जाता था। खंडहर की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, जगह जगह दरारें थीं और वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन तीनों चोरों के लिए वह जगह अपने चोरी के माल को छुपाने के लिए सबसे मुनासिब लगी। उन्होंने वहां एक कोने में मिट्टी हटाकर एक गड्ढा खोदा और चोरी का अधिकांश सामान, गहने, चांदी के बर्तन, कीमती कपड़े आदि वहीं छिपा दिया। लेकिन सबसे कीमती चीज, वह सोने की अशर्फियों से भरी भारी थैली, उन्होंने अपने साथी शेरा को सौंप दी। वजह साफ थी, शेरा अकेला था, उसका कोई परिवार नहीं था, इसलिए गांव लौटते समय कोई उस पर शक नहीं करेगा। रोशन और हीरा मानते थे कि अगर यह थैली किसी और के पास होती तो लोगों के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाता। इसलिए भारी जिम्मेदारी अब शेरा के कंधों पर आ गई थी। उसके बाद तीनों दोस्तों ने अपने चेहरे पर ऐसी थकान और मायूसी लाकर
जैसे वे बहुत मेहनत के बाद भी खाली हाथ लौटे हों, अपने अपने घरों का रुख किया। रोशन और हीरा ने अपने परिवार वालों से कहा कि शहर में बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। उनके चेहरे ऐसे बन गए थे जैसे कोई हारा हुआ मुसाफिर वापस लौट आया हो। वहीं दूसरी तरफ शेरा, जो अब अकेला था और जिसके पास वह सोने की थैली थी, अपने घर पहुंचते ही घबराया हुआ सा इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि कोई उसे नहीं देख रहा, उसने थैली निकाली और उसे ध्यान से देखने लगा। उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना पहले सिक्कों की गिनती कर लूं, ताकि बाद में इन्हें बराबर बराबर बांटने में आसानी हो। उसने तुरंत गिनती शुरू कर दी। हर सिक्के की झनकार जैसे उसके कानों में अमीरी के गीत गा रही थी। जब गिनती पूरी हुई तो वह हैरान रह गया। पूरे 1000 सोने के सिक्के। उस जमाने में यह एक राजघराने जैसी दौलत मानी जाती थी। शेरा का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों में लालच और विजय दोनों के भाव आ चुके थे। लेकिन तभी जब उसने थैली को उलट पुलट कर देखा तो उसमें से एक तह की हुई चिट्ठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। शेरा ने चौंकते हुए वह चिट्ठी उठाई। उसने सोचा शायद कोई पुराना कागज होगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया, उसके हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चिट्ठी के अक्षर जैसे उसकी आत्मा को चीरते चले जा रहे थे। मेरी प्यारी बेटी, पता नहीं तुम अब कहां हो। तुम्हारा पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा और मैं भी अपनी अंतिम सांसें गिन रही हूं। हमने जो कुछ भी जीवन भर कमाया, सब कुछ इस संदूक में तेरे लिए रख दिया है। यह तेरे दहेज के लिए है, ताकि तू एक सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। मुझे पता है कि तेरी शादी सिर्फ इसीलिए टूटी क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था। यह सोचकर ही मैंने अपना घर, खेत और गहने सब बेच दिए, सिर्फ तेरे लिए। जब भी तू लौटे, यह तेरा हक है बेटी, इसे खुशी से स्वीकार करना। मैं तो अब जाऊंगी, लेकिन तू जीवन भर मुस्कुराती रहना। गरीबी बहुत बुरी चीज है। अगर मुझ में सामर्थ्य होता तो तुझे और भी बहुत कुछ देकर जाती। तेरी बदकिस्मत मां। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते शेरा की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसके हाथ से चिट्ठी गिर गई और वह जमीन पर निढाल बैठ गया। अभी तक जो थैली उसके लिए एक खजाना थी, अब वही थैली उसे अपने गुनाहों की गवाही लग रही थी। उसका सीना पछतावे से भर उठा। उसके मन में एक अजीब सी टीस उठी। क्या उसने किसी बेसहारा बेटी के जीवन की आखिरी उम्मीद छीन ली थी? एक डाकू होने के बावजूद उसका इंसानी दिल उस वक्त बिलख उठा। वह थैली अब उसे सोने की नहीं, पापों की प्रतीक लग रही थी। थैली को घूरते हुए उसे अपनी मां याद आ गई, जिसने उसे जीवन दिया था और कितनी कठिनाइयों में उसे पाला था। शेरा अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। वह फूट फूट कर रोने लगा। शेरा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार उस चिट्ठी को पढ़ता और फिर सिक्कों से भरी थैली को देखता, जैसे वह थैली अब सोने की नहीं, बल्कि किसी की टूटी हुई उम्मीदों और दर्द से भरी हो। उसी क्षण उसके मन में एक विचार आया, अगर यह चिट्ठी मेरी मां की होती, अगर यह दहेज मेरी बहन के लिए रखा गया होता और कोई चोर उसे लूट लेता, तो मैं उस गम को कैसे सह पाता। यह सोचते ही उसके दिल में पछतावे की आग जल उठी। उसे नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा और जैसे तैसे रात काटी। अगली सुबह बिना किसी देर के वह सीधे अपने दोनों साथियों रोशन और हीरा के पास पहुंच गया। शेरा का चेहरा साफ साफ बता रहा था कि वह किसी गहरे मानसिक संघर्ष से गुजर रहा है। उसकी आंखों में पश्चाताप और आत्मग्लानि झलक रही थी। उसने जैसे ही अपने साथियों को देखा तो बिना समय गंवाए चिट्ठी जेब से निकाली और उन्हें पढ़ने के लिए दे दी। फिर धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, मैं यह सारा सामान वापस करने जा रहा हूं। यह हम लोगों का नहीं है, यह किसी मां की आखिरी निशानी है, उसकी बेटी के लिए छोड़ी गई उम्मीद है। हम इस पर हक नहीं जता सकते। शेरा की बात सुनकर हीरा और रोशन पहले तो सन्न रह गए। कुछ पल तक दोनों खामोश खड़े रहे, जैसे मन ही मन कोई निर्णय ले रहे हों। फिर रोशन ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं शेरा, तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
अगर कोतवाल को पता चला कि ये सब कुछ तुम्हारे पास था तो तुम्हारा हाथ काट दिया जाएगा और कौन जाने क्या क्या सजा दी जाएगी। और फिर ये सब हमने एक साथ मिलकर लूटा है। अगर तुम इसे लौट आओगे तो हमारा हिस्सा भी चला जाएगा। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। हीरा ने भी रोशन की बात का समर्थन करते हुए कहा, किस्मत से हमारे हाथ इतना कीमती खजाना लगा है और तुम एक चिट्ठी की वजह से सब छोड़ने चले हो। शेरा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लेकिन शेरा का मन अब साफ हो चुका था। उसने नरमी से लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों का यही फैसला है तो मैं तुम दोनों का हिस्सा अपनी जेब से दे दूंगा। और रही सजा की बात, तो अगर कोतवाल मुझे सजा भी देगा तो मैं उसे खुशी से सह लूंगा। लेकिन मैं अब इस बोझ को और नहीं ढो सकता। मैं एक चोर हूं, पर इतना भी गिरा हुआ नहीं कि किसी मां की आखिरी आस को छीन लूं। दोस्तों, मेरा यकीन करो, अगर मैंने यह सामान वापस नहीं किया तो मैं पागल हो जाऊंगा। हर रात यह चिट्ठी मुझे सोने नहीं देती। इतना कहकर शेरा ने अपने साथियों की सहमति या नाराजगी की परवाह नहीं की। उसने खंडहर में छुपाया हुआ सारा सामान इकट्ठा किया, सिक्कों से भरी हुई थैली अपने पास रखी और अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही बादलपुर की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, शरीर थका हुआ था, लेकिन अब उसका दिल हल्का हो गया था, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। पूरा दिन वह सफर करता रहा और शाम होते होते वह उसी नगर में पहुंच गया जहां से यह पूरी घटना शुरू हुई थी। शहर की गलियों से गुजरते हुए वह उस पुराने घर को ढूंढने लगा जिसे पहचान पाना अब कठिन था। उसने लोगों से पूछताछ की, काफी देर भटकता रहा, लेकिन अंततः उसे वह घर मिल गया, वही घर जिसकी चिट्ठी में बात की गई थी। उसे पूरा यकीन था कि उस घर में अब सिर्फ वही बूढ़ी औरत होगी जिसने अपनी आखिरी सांसें किसी उम्मीद के साथ ली होंगी। इसलिए वह बिना हिचक घर के भीतर दाखिल हो गया। पर जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसके कानों में किसी औरत के रोने की करुण आवाज गूंज उठी। उसके दिल में एक अजीब डर समा गया। वह धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ा और जब उसने कमरे में झांका तो उसकी आंखें नम हो गईं। वह बूढ़ी औरत जिसने वह चिट्ठी लिखी थी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। कमरे के कोने में बैठी एक औरत फूट फूट कर रो रही थी। उसका चेहरा दुख में डूबा हुआ था। शेरा उसे देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा, शायद यही वह बदनसीब बेटी है जिसके लिए वह चिट्ठी लिखी गई थी। शेरा ने जैसे ही उस रोती हुई औरत से पूछा कि वह कौन है और उस वृद्धा से उसका क्या नाता है, तो जवाब सुनकर वह एक पल को स्तब्ध रह गया। वह औरत बोली, मैं इस घर की बेटी नहीं हूं, मैं तो पड़ोस में रहती हूं। यह बुजुर्ग अम्मा मेरी पड़ोसन थीं। उन्होंने कभी मुझसे अपने परिवार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं उनकी देखभाल करती थी। यह सुनकर शेरा का दिल और भारी हो गया। उसके मन में एक बेचैनी सी दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए वह सारा सामान, कपड़े, आभूषण और सोने के सिक्कों की थैली एक एक करके उसी कमरे में सलीके से वापस रखना शुरू कर दिया। वह जैसे हर वस्तु को किसी पवित्र धरोहर की तरह आदर से रख रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता और आत्मतुष्टि झलक रही थी, मानो कोई अपराधी प्रायश्चित की राह पर निकल पड़ा हो। पड़ोसन हैरानी से उसे देखती रही, फिर आखिरकार पूछ ही लिया, भाई साहब, आप कौन हैं? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा इस घर में। शेरा ने धीरे से कहा, मैं इनका रिश्तेदार हूं, दूर शहर में रहता हूं, अब आप आया हूं। वह औरत थोड़ी देर उसे शक की निगाहों से देखती रही, लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप हो गई। शेरा भी चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने सच बता दिया तो उसका सीधा रास्ता कोतवाल के पास जाएगा, जहां सजा उसका इंतजार कर रही थी। पर इस वक्त उसके दिल में डर नहीं था, सिर्फ पछतावा और इंसानियत थी। इसके बाद शेरा ने मोहल्ले के कुछ भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया। सबको बताया कि यह वृद्धा अब इस दुनिया में नहीं रही। मोहल्ले के लोग भी उस बूढ़ी औरत के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। शेरा ने खुद आगे बढ़कर सारी रस्में निभाईं, मानो वह सचमुच उस औरत का अपना था। अब वह उसी घर में रहने लगा। उसने उस घर को न सिर्फ साफ सुथरा रखा, बल्कि हर रोज दरवाजे की तरफ इस उम्मीद में नजरें टिकाए रखता कि कभी न कभी वह लड़की
जिसके नाम वह चिट्ठी और वह अमानत थी जरूर लौटेगी। वो अब न डाकू लग रहा था, न ही कोई अजनबी। उसकी आंखों में एक शांत संतोष था और दिल में उम्मीद। गांव वाले अब उसे कुछ अजीब निगाहों से देखते थे, पर वह किसी की परवाह किए बिना अपनी जगह पर डटा रहा। हर सुबह वह दरवाजे पर खड़ा हो जाता, जैसे किसी अपने का इंतजार कर रहा हो। फिर कुछ दिनों बाद एक शाम दरवाजा धीरे से खुला। एक बेहद सुंदर लेकिन थकी और टूटी हुई हालत में एक लड़की घर में दाखिल हुई। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा और एक अजनबी को कमरे में बैठा देखा, वह घबरा गई और चीख पड़ी, तुम कौन हो? मेरी मां कहां है? मेरे पिताजी कहां गए? शेरा धीरे से उठा। उसकी आंखों में दुख और सच्चाई साफ झलक रही थी। वह बोला, मैं इस शहर में नया हूं। तुम्हारी मां पिछले कई दिनों से बीमार थीं और कुछ ही दिन पहले उनका देहांत हो गया। और तुम्हारे पिताजी, वे भी कुछ महीने पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। यह सुनते ही उस लड़की का दिल बैठ गया। वह जोर जोर से रोने लगी, जैसे दिल का बांध टूट गया हो। उसकी रुलाई पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शेरा चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। उसका दिल भर आया। उसने आगे बढ़कर धीरे से कहा, मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसका जाना तय होता है। लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है, तुम उन्हें ऐसे हाल में छोड़कर कैसे चली गईं? लड़की कांपते हुए सुबकते स्वर में बोली, मैं अपने माता पिता की मर्जी से कुछ समय पहले अपनी बुआ के पास दूसरे शहर गई थी। जब मैं गई थी तब दोनों बिल्कुल ठीक थे। न मैंने सोचा था, न ही मां पिताजी ने, कि कुछ महीनों में सब कुछ बदल जाएगा। शेरा ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, केवल करुणा थी और इंतजार का अंत। लड़की की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका चेहरा दर्द और पछतावे से भरा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, लगता है मां की अचानक मृत्यु हो गई और मुझे इसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। न जाने क्यों, या तो किसी ने मुझे बताया ही नहीं। शेरा चुपचाप एक कोने में बैठा यह सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। कुछ पल के बाद उसने गहरी सांस ली और जैसे अपने सीने का बोझ हल्का करना चाहता हो, उसने धीमे स्वर में कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सारा सच बता दूं। मैं कोई रिश्तेदार नहीं हूं, बल्कि एक डाकू हूं। मैं ही उस रात तुम्हारे घर में घुसा था। तुम्हारे माता पिता के निधन के बाद मैंने यह समझा कि इस घर में कोई नहीं है और सब कुछ लूट कर ले गया। लेकिन जब मैंने उस बूढ़ी मां की मृत देह देखी और उसकी आंखों के पास पड़े सिक्कों और सामान को देखा तो मेरा दिल कांप गया। मैं सब कुछ वापस लाया और वहीं रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह कुछ क्षण रुका, फिर सिर झुकाकर बोला, अगर तुम चाहो तो मुझे सजा दिलवा सकती हो, कोतवाल के पास ले जा सकती हो, या फिर मुझे माफ कर सकती हो। फैसला अब तुम्हारे हाथों में है। लड़की की आंखों में अब सिर्फ दुख नहीं था, उसमें एक गहराई थी, एक ऐसी समझ जो इंसान की आत्मा को पढ़ लेती है। वह जान चुकी थी कि यह शख्स केवल डाकू नहीं, एक संवेदनशील दिल वाला इंसान भी है जो अपने गुनाह पर शर्मिंदा है। शेरा उठ खड़ा हुआ और घर से बाहर निकलते हुए बोला, अब यह घर, ये सोने के सिक्कों की थैली और बाकी सारी चीजें तुम्हारी हैं। ये सब तुम्हारे माँ बाप की अमानत थी जो अब तुम्हारे पास होनी चाहिए। अगर कभी जरूरत पड़े या कोई मुश्किल हो तो मेरा ठिकाना 4 कोस दूर जमाल बस्ती में है। लेकिन जैसे ही शेरा मुड़कर जाने लगा, लड़की की आवाज ने उसे रोक लिया। नहीं, उसने पुकारा, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। जिस ईमानदारी और इंसानियत से तुमने मेरी मां की अमानत लौटाई है, वैसा कोई आम आदमी नहीं कर सकता। तुम चाहो तो इन सिक्कों से यहां एक व्यापार शुरू कर सकते हो, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। शेरा कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी और वह अपनों जैसा लगने लगा था। कुछ महीनों के बाद दोनों ने आपसी समझ और सम्मान के आधार पर विवाह कर लिया। अब शेरा कोई डाकू नहीं था, बल्कि एक ईमानदार और मेहनती व्यापारी बन चुका था। उसके जीवन ने नया मोड़ ले लिया था। समय बीतता गया,
एक दिन शेरा की पुरानी बस्ती के दो साथी हीरा और रोशन उससे मिलने आए। जब उन्होंने शेरा को एक जिम्मेदार, सम्मानित और शांतिपूर्ण जिंदगी जीते देखा, उसकी पत्नी का साथ देखा, उसका व्यापार और उसका सम्मान देखा, तो उनके दिल भी पिघल गए। उन्होंने शेरा से कहा, तू तो एक मिसाल बन गया है शेरा, अब हम भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। शेरा ने उन्हें अपनापन दिया और अपने कारोबार में साथ जोड़ लिया। अब तीनों मिलकर ईमानदारी से व्यापार करने लगे। शेरा ने मेहनत और नेक दिली के जरिए वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो कभी वह डाकू बनने के बाद खो चुका था। एक अच्छा घर, एक अच्छा जीवन साथी और समाज में इज्जत। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी की मजबूरी या लाचारी का फायदा उठाने के बजाय इंसानियत के नाते उसकी मदद करनी चाहिए। जिस तरह से शेरा नाम के एक डाकू ने अपने दिल की आवाज सुनी और एक बूढ़ी औरत की अमानत उसके असली वारिस तक पहुंचाई, उसी का नतीजा था कि उसे न सिर्फ डाकुओं की जिंदगी से छुटकारा मिला, बल्कि एक नया जीवन, एक सच्चा साथी और समाज में सम्मान भी प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।